अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसके डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, तो हम पीछे जो है वो आइसोटॉप्स का टॉपिक पढ़ के आए हैं कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स हम किनको कहते हैं? उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम जो कि प्रोडिक टेबल में जिसको हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है ग्रुप 1 ए में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के हमने पढ़े हैं 3 आइसोटॉप। प्रीवियस क्लासेस में आप डिस्कस करके भी आए हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप। प्रोटियम है एक ड्यूट्रियम है, एक ट्राइटियम है। ये 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो अब अगर आपने हाइड्रोजन एलिमेंट के मास को लिखना है तो इसमें से किसके मास को आप लिखोगे? इस वाले के मास को लिखोगे, इस वाले के मास को लिखोगे, या इस वाले के मास को लिखोगे? तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमने किस हाइड्रोजन के मास को उस एलिमेंट के मास के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टर्म इस्तेमाल होती है उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम बाकायदा तौर पर एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास दरअसल हमारे पास होता क्या है। ठीक है, पहले मैं इसको एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम बात कर लें कि एवरेज एटॉमिक मास जो है ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ये टर्म यूज़ की जाती है एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और एलिमेंट के मास के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज एटॉमिक मास वाली टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि उससे पीछे जो है हम एटॉमिक मास की टर्म इस्तेमाल करके आए हैं, मास नंबर की टर्म हम इस्तेमाल करके आए हैं। उसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास ये भी हम नाम देते हैं, इसको एवरेज एटॉमिक मास का नाम भी देते हैं और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का नाम भी देते हैं। ये सारी की सारी टर्म्स किसी भी एलिमेंट के मास के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। किसी भी एलिमेंट के मास के लिए हम इन तमाम टर्म में से किसी भी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लिखते हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक मिनट सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ठीक है इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दो चीज़ों से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है? आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास, और दूसरा हमारे पास क्या है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एक हमें पता होना चाहिए आइसोटॉपिक मास क्या है, ठीक है, कि कितने आइसोटॉप्स हैं उस एलिमेंट के और उसका आइसोटॉपिक मास क्या है। और दूसरा हमें पता होना चाहिए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप या नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, कि उस आइसोटॉप की कितनी अबंडेंस है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उससे जो है वो बाकायदा तौर पर या बड़ी आसानी के साथ हम लोग जो है वो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊँ, हमने नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगी? मैंने अभी दो चीज़ें बताई, आइसोटॉपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। ये दोनों टर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को लिखेंगे और अपना एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको यहाँ से मैं रेस करती हूँ। नियॉन की बात करते हैं, नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है। नियॉन
इसके आपको पता है कि 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, ठीक है, एक आपके पास नियॉन 20 वाला आइसोटॉप है, दूसरा है नियॉन 21 और तीसरा आइसोटॉप है नियॉन 22। ये 3 आइसोटॉप्स हैं आपके पास नियॉन के। तो अब हमने इसकी मदद से जो है वो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमें उसके आइसोटॉप्स पता चल गए हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं और इन तीनों आइसोटॉप्स के मास, एक का 20 है, एक का 21 है, एक का 22 है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी रिलेटिव अबंडेंस। और रिलेटिव अबंडेंस हम अपने प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर के अंदर नियॉन की जो 3 आइसोटॉप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नियॉन 20 जो है उसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92% है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हमने देखा था, ठीक है। नियॉन जो 21 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास आ जाती है 0.26, राउंड ऑफ करके, वैसे 0.257 है। और नियॉन 22 की रिलेटिव अबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास आ जाती है 8.82%, ठीक है। मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी, एक मुझे उसका मैस चाहिए था, आइसोटॉपिक मैस, ये तमाम आइसोटॉप्स हैं और उनका मैस है, और दूसरा मुझे उनकी रिलेटिव अबंडेंस चाहिए। अब मैं इसकी मदद से एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन कैलकुलेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। नियॉन 20 जो है 20 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92 प्लस 21 वाले का 21 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 0.26, ठीक है, 0.26 आ जाएगा। और इसी तरह से जो है अगर हमने नियॉन 22 की वैल्यू लिखनी है, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे प्लस नियॉन 22 मल्टीप्लाई करना है 8.82 से। ये जितनी भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास इसको कैलकुलेट करके जो आएगा उसकी वैल्यू है 20.18 AMU, ठीक है। ये हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ नियॉन आ गया है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब आपको पता चल गया कि जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं तो हमने उस एलिमेंट के मास को कौन से मास के साथ रिप्रेजेंट करना है, उसके एवरेज एटॉमिक मास के साथ रिप्रेजेंट करना है, और वो एवरेज एटॉमिक मास हमने नियॉन का कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। होप सो आपको जो है वो नियॉन का क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, जो क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं। क्लोरीन, इसके 2 आइसोटॉप हैं, एक हमारे पास जो है वो 1735 और दूसरा जो मेरे पास आइसोटॉप है वो है 1737। तो इसका मतलब है ये इसका आइसोटॉपिक मास एक का 35 और एक का 37। और अगर मैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो इसकी परसेंटेज है 75.53%, इसकी रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस भी कह सकती हो, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 24.47%, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक मास भी आ गया, हमारे पास उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी आ गई। अब हम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, 35 आपके पास उसका आइसोटॉपिक मास, उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है 75.53 प्लस दूसरा का एवरेज एटॉमिक मास आपके पास 37, आइसोटॉपिक मास 37 और उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है 24.47, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो अब आपने इसको 100 पे डिवाइड करना है, 100 पे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 35.489, जिसको आप राउंड ऑफ करके अब राउंड अबाउट 35.5 AMU भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।